स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सट्रीमा का प्रॉब्लम देखेंगे फॉर सिंगल वेरिएबल। सेकेंडरी लेवल में एक्सट्रीमा इट मीन्स कि मैक्सिमा और मिनिमा का सिंगल वेरिएबल मुझे स्टडी करनी है। तो प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने उसका थ्योरी देखा और अभी हम लोग एक्सट्रीमा का प्रॉब्लम देखेंगे फॉर सिंगल वेरिएबल। कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। ये सभी क्वेश्चंस जो है काफी कॉन्सेप्चुअल है और सभी सिमिलर पैटर्न के हैं। डिटरमाइन द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी जितने सारे फंक्शन है इन सभी फंक्शन का मुझे एक्सट्रीमा फाइंड करना है। एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा। अब कोई भी क्वेश्चन अगर हम एक्सट्रीमा का करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, जब भी हम कहेंगे कि मुझे लोकल एक्सट्रीमा निकालना है, इट मीन्स अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे तो इसका मैक्सिमा हो सकता है, इसका मिनिमा हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही ऑब्टेन हो। और एक चौथी पॉसिबिलिटी भी आती है जिसमें ऐसा सिचुएशन आता है कि हो सकता है कि इस फंक्शन का न तो मैक्सिमा होगा और न ही मिनिमा होगा। यानी एक्सट्रीमा के किसी भी प्रश्न को अगर हम करेंगे तो वहां पर चार पॉसिबिलिटी बनती है, अगर उसमें कोई सर्टेन इंटरवल नहीं दिया हुआ है तब। या तो इसका लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा या दोनों होगा, या नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा वाली सिचुएशन बनेगी। तो सबसे पहले एक सबसे सिंपल प्रश्न को पहले लेकर और इसको देखते हैं कि कैसे एक्सट्रीमा के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो इनिशियली क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू x का पावर x लिखा हुआ है, यानी इसका बेस वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, और उस कंडीशन में मुझे एक्सट्रीमा निकालना है। इन सभी फंक्शनों को ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि इसमें सिंगल वेरिएबल का यूज हुआ है, इसलिए हम लोग एक्सट्रीमा पढ़ रहे हैं और सिंगल वेरिएबल। x टू दी पावर x का एक्सट्रीमा मुझे फाइंड करना है। जब हम एक्सट्रीमा फाइंड करते हैं तो डिफरेंट वेज से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन अभी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके। तो यहां हम इसको नोट डाउन कर दे रहे हैं कि बाई यूजिंग द मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी इन प्रश्नों को कर सकते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा बेहतर विकल्प है। जब हम लोग इसको करेंगे तो खुद ये फील भी होगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या साइंस की मेथड के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा बेहतर है। तो
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम यहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। तो fx इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x है, fx को y भी मान सकते हैं, fx को हम y भी ट्रीट कर सकते हैं। तो उस फंक्शन को हम y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x लिख दिया मैंने। अब एक y इसको क्यों माने, fx था तो क्या प्रॉब्लम था, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अगर हम fx को भी लेंगे तो उससे भी बनाने में कोई परेशानी नहीं, बट हमने उसको y मान लिया, थोड़ा सिंपल है। हम लोग इसको कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इस फंक्शन का हम dy by dx फाइंड करेंगे। जब यहां देखेंगे तो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो विदाउट लॉगरिथम के हेल्प से इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें लॉगरिथम का यूज कर रहे हैं, नेचुरल लॉगरिथम का। तो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, दोनों साइड में लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। तो लिख देंगे हम टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में नेचुरल लॉगरिथम का यूज करते हैं। जब नेचुरल लॉगरिथम होता है तो उस कंडीशन में बेस एक्सपोनेंशियल होता है, इट मींस स्मॉल e होता है। तो जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ऑब्टेन होगा log y इज इक्वल टू log और x टू दी पावर x है। यहाँ पर बेस हमने मेंशन नहीं किया है, तो बेस जब मेंशन नहीं है यहाँ पर, इट मींस एक्सपोनेंशियल बेस है। इसको अगर हम चाहें तो log y को ln y भी लिख सकते हैं। नेचुरल लॉगरिथम का सिंबल ln y, यानी log y को ln y भी लिख सकते हैं। और इधर भी ln स्मॉल l स्मॉल n और x टू दी पावर x। बेस यहाँ नहीं है तो हम ऐसा समझेंगे कि बेस एक्सपोनेंशियल है। अब ये जो पावर है तो लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से इसको ऐसे लिख देंगे x इंटू log x। अब इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे, और ये सिंगल वेरिएबल है और सिंगल वेरिएबल x है, तो इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिख दिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इस फंक्शन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा, d अपॉन dx log y d अपॉन dx x इंटू log x। अब डिफरेंशिएशन की जो प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, उस आधार पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 बाई y और इंटू में dy बाई dx है। इस पे प्रोडक्ट को लगाएंगे तो ये ऑब्टेन होगा log x इंटू 1 और प्लस x इंटू 1 बाई x। अब जब हम यहां से dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे dy अपॉन dx, देन ये
ऐसे टर्म हो जाएगा y, ये डिवाइड में है, RHS में ट्रांसफर किया तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये हो जाएगा log x प्लस में 1। यहाँ x को हम यहाँ पर x को कैंसिल कर देंगे। अब हमने फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। तो हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में ये देखा था कि किसी भी फंक्शन का जब हमको एक्सट्रीमा फाइंड करना है तो उसका नेसेसरी कंडीशन होता है कि उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। इट मींस वी कैन राइट फॉर एक्सट्रीमा, यानी जब भी हमको किसी फंक्शन का एक्सट्रीमा फाइंड करना होगा तो उस कंडीशन में dy by dx की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। ये एक्सट्रीमा का नेसेसरी कंडीशन है। अब है कि dy by dx की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों होती है? हम लोगों ने इसको ऑलरेडी थ्योरी में देखा है, फिर भी एक बार और रिकॉल कर रहे हैं कि जब भी हम एक्सट्रीमा फाइंड करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। इसका कारण ये है कि जिस पॉइंट पर मुझे एक्सट्रीमा ऑब्टेन होता है उस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो टेंजेंट का स्लोप dy by dx होता है और x एक्सिस का स्लोप 0 होता है। तो dy by dx 0 के इक्वल होता है। इसको हम फॉर्मट्स थ्योरम भी बोलते हैं। जब भी किसी फंक्शन का एक्सट्रीमा फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में dy by dx की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो अब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन को फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल लिए हैं। तो यहाँ y और 1 प्लस log x को 0 के इक्वल करेंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, log x इज इक्वल टू -1, बेस यहाँ e है। अब मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जब मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो लॉगरिथम को हटाएंगे। तो लॉगरिथम को जब वहां से रिमूव करेंगे तो उस कंडीशन में x की वैल्यू e का पावर -1 होगा, जिसको हम 1 by e भी लिख सकते हैं। अब है कि इस लॉगरिथम को रिमूव कैसे किया जाता है। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। 3 का पावर 4 81 होता है। ये 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का वे है। जब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, log 81 to the base 3 is equal to 4। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि लॉगरिथमिक फॉर्म हमको मालूम है और उससे एक्सपोनेंशियल बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो बेस है उसको अपने पोजीशन पर रखते हैं और RHS में जो रहता है वो बेस का पावर बन जाता है। तो बेस यहाँ 3 है तो 3 to the power 4 और ये जो फेस वैल्यू है वो अलग हो जाता है। तो उस आधार पर अगर देखें तो यहाँ बेस स्मॉल e है, RHS में -1 है, RHS में -1 है, +1 RHS में ट्रांसफर हुआ -1। तो x
का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो e का पावर -1 आएगा लाइक दिस। 3 टू द पावर 4 एलजीब्रा होता है उसको लॉगरिथमिक में लिख दिए और जरूरत पड़ने पर लॉगरिथमिक को फिर एक्सपोनेंशियल में भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हमने जो x की वैल्यू कैलकुलेट किया तो हमने यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट किया x इज इक्वल टू 1 बाई e, 1 अपॉन e। इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं और सिंगुलर पॉइंट भी बोल सकते हैं। 1 बाई e को क्रिटिकल पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब हम क्रिटिकल पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको हम एक बॉक्स में इंक्लोज कर देंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चूंकि हम इस प्रश्न को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मेथड से कर रहे हैं तो एक बार अगेन उस फंक्शन को पुनः डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये dy by dx इज इक्वल टू y इंटू log x प्लस 1, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर हमने लिख दिया अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा और RHS में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा log x प्लस 1 और dy by dx को y डैश में लिख सकते हैं प्लस y और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा। ये फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम ये क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट किए थे तो क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने में हमने dy by dx की वैल्यू 0 था उस टाइम। तो अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट पर निकालेंगे। अगर एक रहेगा तो एक निकालेंगे, एक से ज्यादा रहेगा तो एक से ज्यादा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे। इट मींस मुझे अब निकालना है कि y डबल डैश d2y अपॉन dx स्क्वायर को और कौन से पॉइंट पर निकालना है तो 1 बाई e पर। तो y डबल डैश 1 बाई e ये इंडिकेट करेगा कि RHS में जहां जहां x होगा वहां वहां 1 बाई e सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में y डैश आया हुआ है और एक्सट्रीमा का नेसेसरी कंडीशन होता है तो उसमें y डैश की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है। इट मींस कि dy by dx की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है टोटल ये फर्स्ट पार्ट यहां से लेकर यहां तक ये 0 हो जाएगा क्योंकि y डैश की वैल्यू 0। तो हम इसको 0 लिख दिए। अब यहाँ y तो y को अगर हम y की ओरिजिनल वैल्यू अगर हम फंक्शन में देखेंगे तो x टू द पावर x है। तो अगर हम x के जगह पर 1 बाई e रखेंगे तो 1 बाई e का पावर 1 बाई e हो जाएगा अपॉन में 1 बाई e होगा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई e का पावर 1 बाई e माइनस 1। अब मुझे ये देखना होता है कि जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जब निकाले
उस क्रिटिकल पॉइंट पर, तो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो ई एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू 2.71 होता है। ई जो है वो इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू 2.71 होता है। इट मीन्स कि इसका बेस पॉजिटिव है। तो जब इसका बेस पॉजिटिव होगा तो पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। जैसे 4 का पावर 2 16 हुआ, अगर हम 4 का पावर -2 करेंगे तो 1/16। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर बेस पॉजिटिव रहेगा तो पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस कंडीशन में हमेशा पॉजिटिव ऑब्टेन करते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इट मींस कि y डबल डैश 1/e ये ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो उस कंडीशन में उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा। दिस implies that y has minimum value at x is equal to 1/e। यानी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा कौन से पॉइंट पर, at x is equal to 1/e। और अगर हम उस एक्सट्रीमा पॉइंट को जानना चाहते हैं, x is equal to 1/e ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देंगे तो आएगा ये y at x is equal to 1/e। तो ये आएगा 1/e का पावर 1/e, यानी जहां x था हमने वहां 1/e पुट कर दिया। अब कहा जाए कि इस एक्सट्रीमा पॉइंट बनाइए, तो वो एक्सट्रीमा पॉइंट अगर हम बनाएंगे इसमें एक्सट्रीमा पॉइंट, ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम उस एक्सट्रीमा पॉइंट को P मान लीजिए तो P का कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं, तो पहले x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे फिर y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। तो यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट जहां से x, जब हम क्रिटिकल पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू आता है, वो x कोऑर्डिनेट को बताएगा, तो वो x कोऑर्डिनेट होगा 1/e। और जब हमने ओरिजिनल फंक्शन में x के जगह पर 1/e पुट किया तब ये आ गया 1/e का पावर 1/e। ये बताएगा किस पॉइंट पर एक्सट्रीमा ऑकर हो और ये बताएगा कि वो एक्सट्रीमा कितना है। तो हम कह सकते हैं कि y हैज, फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y हैज मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1/e का पावर 1/e। और कौन से पॉइंट पर मिला, तो at x इज इक्वल टू 1/e का पावर at x इज इक्वल टू 1/e। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो मुझे ये मालूम चलेगा कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट मींस 1/e पर कुछ ऐसा सिचुएशन ऑकर हो सकता है, ऐसा, यानी पहले डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग, कुछ ऐसा आएगा तो ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसी को हम एक्सट्रीमा पॉइंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो
इस पॉइंट का जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये 1/e, 1/e का पावर 1/e आएगा। पहले डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग आता है तो DI कोड बनता है, और लेफ्ट से राइट देखते हैं तो वो बताता है कि जब DI होगा तो मिनिमा होगा, यानी P पॉइंट पर मुझे लोकल मिनिमम मिलेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसको हम लोकल कहेंगे या ग्लोबल कहेंगे। तो एक्चुअली जब इस फंक्शन का हमने क्रिटिकल पॉइंट निकला तो वो सिंगल निकला है। तो जब सिंगल पॉइंट निकलता है तो वहीं लोकल भी होता है और वहीं ग्लोबल भी होता है, यानी इस फंक्शन का लोकल मिनिमम भी वही होगा और ग्लोबल मिनिमम भी वही होगा। अगेन एक बार रिकॉल करते हैं, हमने एक फंक्शन लिया y = x⁴ और उस फंक्शन का मुझे एक्सट्रीमा फाइंड करना था। एक्सट्रीमा मीन्स वी हैव टू फाइंड आइदर मिनिमा और मैक्सिमा और नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। हमने एक फंक्शन लिया y = x है, उसका फॉर्म जो है वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो हमने नेचुरल लॉगरिथम यूज किया। नेचुरल लॉगरिथम से उसके पावर को डाउन में लाया, तब हमने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। जब एक बार उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो उसको 0 के इक्वल करेंगे। ये नेसेसरी कंडीशन। हमेशा जब भी किसी फंक्शन का हम एक्सट्रीमा फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में dy/dx की वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं। उसको फॉरवर्ड्स थ्योरम भी बोलते हैं, और क्यों करते हैं इसको भी हमने डिस्कस किया है। जब हम उसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कैलकुलेट होगा। जब x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट्स कहलाता है। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। ये एक होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। फिर उस फंक्शन को पुनः एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इस पॉइंट को पुट करके हम ये जानना चाहते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की वैल्यू क्या आया, कितना आया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका साइन क्या हुआ, पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो हमने यहां कैलकुलेट किया तो ये पॉजिटिव आया, और जब ये पॉजिटिव होगा तो हम उस कंडीशन में बोलते हैं कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तब, अगर ये लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, और अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि अगर वो इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स कि उस फंक्शन का वो सैडल पॉइंट देगा, मीन्स नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक और कैसे करेंगे उसको हम।